विद्यार्थियों, आज हम भारत संघ की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत संघ की कार्यपालिका हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया गया है और इस पद्धति को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस पद्धति के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इसके बारे में सटीक रूप से उत्तर नहीं दे सकते। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के अंदर वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर ये बात लिखी गई है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अंदर ये बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति यानी कि संघ की कार्यपालिका के निर्वाचन के मंडल का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन सदस्य होंगे? संविधान निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के समस्त निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल होंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि समस्त निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ भारत के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल होंगे। इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल किए गए हैं, इनके अंदर भी अगर कोई मनोनीत सदस्य हैं तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेंगे। इसी के साथ के अंदर ही भारत के संविधान के अनुसार 70वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 70वां संविधान संशोधन 1992 को करके राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर दिल्ली और पांडिचेरी 2 राज्य जहां पर विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर शामिल कर लिया गया है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इस निर्वाचक मंडल के बाद आती है निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे करें, इसके लिए एक निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है, जिस निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर हमें ये बताया गया है भिन्न भिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अंदर मतों के मतानुपात के अंदर एक रूपता स्थापित करने के लिए तथा संघ और राज्यों की विधानसभाएं और संसद के सदस्यों के मध्य समतुल्यता लाने के लिए, समस्त सदस्यों को समान महत्व प्रदान करने के लिए हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक संसद के सदस्य का और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य याद करना होता है। कैसे याद करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतमान को समतुल्यता प्रदान करने के लिए एक विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकाला जाता है और विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और वह सूत्र यह है कि राज्य की कुल जनसंख्या के अंदर राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है। जैसा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर मान लिया कि 5 लाख सदस्य हैं और इन 5 लाख सदस्यों के अंदर कुल निर्वाचित सदस्य जो है 200 सदस्य हैं, इन 200 सदस्यों का भाग दिया जाएगा और उसके बाद के अंदर 1000 का और भाग दिया जाएगा। जो मूल्य निकल करके आएगा वह मूल्य एक विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य होगा।
ये जो मत का मूल्य है, आप लोगों को ध्यान रहे कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 की जनगणना को आधार मान करके राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर एक सदस्य का मत का मूल्य निकाला जाता है। 1971 के जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हमें राज्य की जनसंख्या या देश की जनसंख्या के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनको आधार मान करके ही एक सदस्य का मूल्य निकाला जाता है। शेष अगर 0.50% से अधिक होता है, शेष अगर 50% से अधिक होता है तो भागफल के अंदर एक जोड़ दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम भाग देते हैं और शेष फल 0.5 यानी कि 5 से अधिक हो जाता है, 50% से अधिक हो जाता है, 51 हो जाता है, 52 हो जाता है, तब हम भागफल के अंदर एक जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसद के सदस्य का मत का मूल्य याद करने के लिए, संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य याद करने के लिए विधानसभाओं के लिए कुल सदस्यों की वह नियत मतदान संख्या, विधानसभाओं के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों में से मतदान के लिए नियत मतदाताओं की कुल संख्या या मतदान की कुल संख्या के अंदर संसद के समस्त निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाता है और इसे भाग देने के बाद के अंदर एक मूल्य प्राप्त होता है। वह मूल्य संसद के एक सदस्य का राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर एक मूल्य होता है, उसकी मूल्य होते हैं। जैसा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या में राज्य की कुल जनसंख्या का भाग देते हैं, तो राजस्थान के एक विधायक का राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर 129 रुपए उसका मूल्य होता है या 129 अंक उसका मूल्य होता है। ठीक इसी तरीके से समस्त राज्यों की विधानसभाओं के मतों के मूल्य जो नियत मतदान के लिए किए गए हैं, उनको जोड़ करके उसके अंदर संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे दिया जाता है और एक सांसद का निर्वाचित मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसके साथ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के अंदर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में विजय घोषित होने के लिए उसे मतदान का न्यूनतम कोटा, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। कैसे कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हम मान लेते हैं कि 1,40,000 मतों का कुल मूल्य है और इस मतदान के लिए डाले गए कुल मतों की संख्या, न्यूनतम कोटा या निश्चित कोटा, राष्ट्रपति के चुनाव में विजय घोषित होने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। और निश्चित कोटा कैसे निकाला जाता है हम देखते हैं। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या यानी कि कुल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जितना मतदान हो रहा है उन मतों का मूल्य 1,40,000 है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित कितने प्रतिनिधि होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विजय होगा, 2 खड़े हो, 4 खड़े हो, जीतेगा तो एक ही सदस्य, तो उस एक सदस्य ये प्लस 1, ये प्लस 1 यानी कि बराबर 2। 1,40,000 के अंदर 2 का भाग देते हैं, कितने हो गए? 70,000 हो गए, प्लस 1 इसके अंदर और जोड़ देते हैं। अब कितने हो गए? 70,001 यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर 1,40,000 मतदान होता है तो उसमें से वही व्यक्ति मतदाता विजय घोषित किया जाएगा, राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा जिसने न्यूनतम कोटा अर्थात 70,001 मत प्राप्त कर लिया हो। 70,001। इसमें एक चीज और है, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मान लिया कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर 3 व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़े हैं। एक हो रहा है क, एक हो रहा है ख और एक हो रहा है ग। राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, 1,40,000 कुल मत पड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़े हैं, एक के है, एक ख, एक ग। निर्वाचन हुआ, मतदान हुआ, के को कुल मतदान कितना पड़ा? के को पड़ा था इसके अंदर 60,000। खे को कितना पड़ा? खे को पड़ा था 50,000। गे को कितना पड़ा? 30,000।
के को 60,000, खे को 50,000, गे को 30,000, कुल कितने हो गए 1,40,000। लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति को बनने के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए, 3 उम्मीदवार में से किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात 70,001 मतदान प्राप्त नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति कोई नहीं बना, राष्ट्रपति कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रपति के पद के चुनाव जीतने के लिए 70,001 मतों को प्राप्त करना होता है, मूल्य को प्राप्त करना होता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसके अंदर एक भी व्यक्ति को 70,001 प्राप्त नहीं होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है, उसके अंदर 3 उम्मीदवार खड़े हैं, के, खे और गे, तो हम किसी एक को वोट नहीं देंगे, हम तीनों को वोट देंगे। और तीनों को वोट किस आधार पर देंगे कि हमारी राष्ट्रपति के लिए पहली पसंद, प्रथम प्राथमिकता ये है, हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है और हमारी तीसरी प्राथमिकता ये है। अब इसमें क्या होगा, मतों की गणना होगी। मतों की गणना होगी तब क्या होगा, पहली प्राथमिकता के समस्त लोगों के मतों की गणना की जाएगी कि कितने लोगों ने पहले वाले मतदाता, पहले वाले उम्मीदवार को चुना है। तो पहले वाले उम्मीदवार को 60,000 ने चुना, दूसरे वाले को 50,000 और तीसरे को 29,000, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चुनने के लिए 30,000 मतों ने चुना है। हमने मतों की गणना कर दी, फिर भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जब पहली मतगणना के अंदर किसी भी व्यक्ति को वो बहुमत नहीं मिलता है या न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है, तो दूसरी जनगणना की जाती है, दूसरी मतगणना की जाती है, दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। और उस दूसरे दौर की मतगणना में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, जिसके जीतने की संभावना न्यूनतम है, जो कम से कम जीतने के उसके आसार है या नहीं के बराबर है, उस व्यक्ति को उस मतदान से हटा दिया जाता है। और उसने जो मत प्राप्त किए हैं, उसने जो मत प्राप्त हुए हैं, उसके मतों को बाकी सदस्यों के अंदर उनके प्राप्त मूल्यों के अनुपात के अंदर बांट दिया जाता है। जैसा कि घे ने 30,000 मत प्राप्त किए, अब घे ने जो 30,000 मत प्राप्त किए यानी कि 60,000 50,000 से कम है, इसके जीतने के आसार बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी जीतने के आसार इसके अंदर नहीं है। तो इसके 30,000 मतों को इन दोनों को प्राप्त किए गए मतों के अनुपात के अंदर इसके अंदर बांट देंगे। इसके अंदर बांटेंगे तो इसके अनुपात के अंदर लगभग 17,000 वोट इसके हिस्से में चले जाएंगे और 50,000 वाले के 13,000 इसके हिस्से के अंदर चले जाएंगे। अब 60,000 और 17,000 कितने हो गए? 77,000। 60,000 और 17,000 कितने हो गए? 77,000। और इसके हिस्से के अंदर जो 12,000 आ रहे हैं, इसको जोड़ने पे कितने हो गए? 62,000। इसको कहते हैं द्वितीय दौर की मतगणना। अब आपको देख लो, इसके अंदर एक व्यक्ति ने मतदान का निश्चित कोटा प्राप्त कर लिया है। जो मतदान विजय होने के लिए जितने आवश्यक होते हैं उसने प्राप्त कर लिया। विजय होने के लिए कितने चाहिए? 70,001 चाहिए और इस व्यक्ति ने 77,000 मत प्राप्त कर लिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ये विजय घोषित हो गया। अगर दूसरे दौर की मतगणना के अंदर भी कोई भी व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर तीसरे दौर की मतगणना होगी। और तीसरे दौर की मतगणना के अंदर भी जिस व्यक्ति ने कम से कम मत प्राप्त किए हैं, जीतने की आशा निष्फल है, उसके मतों को हटा दिया जाएगा। उसका नाम हटा करके उसके मतों को प्राप्त अन्य सदस्यों के अंदर उनके प्राप्त मतों के अनुपात के अंदर बांट दिया जाएगा। यह हमारे भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 54 के अंदर दी गई एक निर्वाचन की प्रक्रिया है, जिस निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत अधिकांशतः भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रपतियों का चुनाव होता है, वह राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जिसे सत्ताधारी पार्टी का बहुमत प्राप्त होता है, या अधिकांश राष्ट्रपतियों के चुनाव प्रथम मतगणना के अंदर ही विजय घोषित हो जाता है राष्ट्रपति। लेकिन एकमात्र भारत के अंदर वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिसके राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर द्वितीय स्तर की मतगणना करवानी पड़ी थी, द्वितीय दौर की मतगणना करवानी पड़ी थी। और एकमात्र ऐसे नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो एक बार चुनाव वीवी गिरी के सामने हार गए थे और दूसरे बार
भारत के अंदर निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। तो यह अनुच्छेद 54 के अंदर दी गई निर्वाचन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 55 के अंदर भी भारत के राष्ट्रपति जी के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंदर यह प्रक्रिया दी गई है। 54 में निर्वाचक मंडल का, अनुच्छेद 55 के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है और अनुच्छेद 56 के अंदर भारत के राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वे 5 वर्ष तक अपने पद के ऊपर कार्य करेंगे, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को दे सकता है, उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को दे सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी के त्याग पत्र की सीधी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। इसी के अनुच्छेद 57 के अंदर भारत के राष्ट्रपति जी के दोहरे निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अंदर यह बात लिखी गई है कि एक व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। इसलिए अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा। वह जितनी बार चाहे, जितनी बार विजय घोषित हो, उतनी बार कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के ऊपर निर्वाचित हो सकता है, विजय हो सकता है। अनुच्छेद 58 के अंदर भारत के राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है। उसकी योग्यताएं क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। भारत का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है, वह व्यक्ति लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 के अंदर उसके पद से संबंधित कुछ विशेष शर्तें दी गई है और अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति जी के शपथ के बारे के अंदर वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति पद के ऊपर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगी और वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 61 के अंदर भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके तहत अगर कोई राष्ट्रपति पद के ऊपर दुरुपयोग करते हुए, कदाचार करते हुए, संविधान का अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा चलाई जाएगी। संसद के एक सदन के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन से पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। दूसरे सदन के द्वारा, प्रथम सदन के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच द्वितीय सदन के द्वारा की जाएगी और दूसरे सदन के द्वारा अगर आरोपों की जांच कर ली जाती है और उसे लगता है कि राष्ट्रपति जी के पद का दुरुपयोग किया है और वह अगर 2/3 बहुमत से दूसरा सदन उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो जिस दिन से यह प्रस्ताव पारित होता है उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन जब दूसरे सदन के द्वारा आरोपों की जांच की जाती है तो उसके अंदर राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का उनको अवसर दिया जाता है और वे अपना पक्ष रखते हैं। अनुच्छेद 62 के अंदर यह कहा गया है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है या राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति जी का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। अगर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा है, मान लिया कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के ऊपर बने हुए 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष के बाद के अंदर या तो वो त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। लेकिन जिस नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा वह बाकी 3 वर्ष के लिए नहीं होगा, वह पूरे 5 वर्ष के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो 5 वर्ष उसके पद ग्रहण करने के समय से शुरू किया जाएगा, उसके शपथ ग्रहण करने से
उसी समय के अनुसार उसी दिन से उसके 5 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये जाना कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। इस जटिल प्रक्रिया को बड़े ही सरल शब्दों के अंदर हमने समझने का प्रयत्न किया है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप मेरे लिंक के ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप इस बारे के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा अलविदा, नमस्कार।